नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल वर्मा। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अतुल वर्मा में। और आज की इस वीडियो में मैं 25 ऐसे क्वेश्चन को लेने वाला हूं जो कि सीटेट के एग्ज़ाम में बार बार ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख के और 25 क्वेश्चन को पूरा देख के जाते हैं तो यकीन मानिए कि आपके ये एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते आ रहे हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या है? पहला ऑप्शन है विचार सोच में केंद्रीकरण, दूसरा है परिकल्पित निगमनात्मक सोच, तीसरा है संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, और चौथा ऑप्शन है अमूर्त सोच का विकास। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो पहला, विचार सोच में केंद्रीकरण। दूसरा प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर देना चाहिए। तो इसका ऑप्शन है अविभेदी समरूपी निर्देशों पर, दूसरा सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, तीसरा है हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने। तो देखिए, अवसर प्रदान करने जहाँ पर भी आ जाएगा तो ये पॉजिटिव वर्ड है, तो अवसर प्रदान करने के लिए यानी कि बच्चों को स्वयं से कुछ काम करने का अवसर प्रदान करना, सामर्थ्य को अधिकतम करने की अवसर प्रदान करना। तो इस तरह के अगर ऑप्शन में आ जाता है तो बिल्कुल यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये इसी क्वेश्चन में नहीं बल्कि बहुत सारे क्वेश्चन में भी अगर बच्चों को अवसर प्रदान करने की अगर बात होती है कि स्वयं से करने की कोई बात होती है तो वो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, वो पॉजिटिव वर्ड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? तो इसके ऑप्शन है, पहला समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, दूसरा है समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, तीसरा है विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर, चौथा है लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो दूसरा, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। अगला प्रश्न है, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? तो इसके ऑप्शन है, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, दूसरा है बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, तीसरा यंत्रवंत याद कराने पर जोर देकर, और चौथे बच्चों को दंड देकर। तो दंड देना बिल्कुल गलत बात हो जाएगा इसमें। यंत्रवत याद कराने पर जोर देना ये निगेटिव वर्ड है, ये भी गलत हो जाएगा ऑप्शन में। पहला और दूसरा ऑप्शन में, पहला में प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, दूसरा बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर। तो बहुत आसान क्रियाकलाप कर देकर ये भी नहीं होगा, और इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब? बच्चों को सीखने में कब कठिनाई होती है? पहला ऑप्शन लिखा है कि वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हों, दूसरा है अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, तीसरा है विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, चौथा है सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए। ये इस तरीके से अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत करके कोई चीज़ सिखाई जाएगी तो बच्चों को उसमें बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। तो पांचवा का चौथा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगुत्स्की के अनुसार अध्यापिका की यह योजना है, ऑप्शन में दिया है इसके, अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी, दूसरा है छात्रों में प्रत्याहार निकाश प्रवृत्तियाँ पैदा करेगी, तीसरा है अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, चौथा है बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित निष्प्रेरित करेगी। तो वाइगोत्स्की का सिद्धांत अगर आपने पढ़ा होगा तो इसमें पाठ या ढांचा का एक बार जिक्र किया था। तो इसका जो ऑप्शन, पहला जो ऑप्शन है वो इसका राइट ऑप्शन जाएगा, अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना का काम करके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला ऑप्शन है, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं, दूसरा कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है, अगला ऑप्शन है एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए, और चौथा ऑप्शन है पाठ्यक्रम को समय समय पर पूरा कराने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। अगला प्रश्न है,
कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि पहला ऑप्शन है कि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। दूसरा है वे अच्छी तरह से वर्दी पहन के स्कूल में आते हैं। तीसरा है वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। चौथा है वे सभी उपस्थिति में नियमित रहते हैं। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा पहला, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? इसके ऑप्शन में लिखा है अनुत्क्रमणीयता, दूसरा है ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, तीसरा है प्रतीकात्मक विचार का विकास और चौथा है अहमन्यता। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, प्रतीकात्मक विचार का विकास। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? पहला है उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। दूसरा है उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच का एक सहयोग का समर्थन किया है। अगला ऑप्शन है इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। चौथा, यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच का एक संबंध स्थापित करता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है, इनके सिद्धांत में संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग समर्थन किया जाता है, तो इसका ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि पहला, प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। दूसरा है बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। तीसरा है बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। चौथा ऑप्शन में पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। अगला 12वां प्रश्न है, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। पहला, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। तीसरा है उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर। चौथा है उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन के तरीकों के उपयोग पर। अगला प्रश्न है, एक 3 वर्ष का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो इसके ऑप्शन है, पहला, बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। दूसरा ऑप्शन है बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण ज्ञान है। तीसरा, बच्चों का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। चौथा है बच्चों ने गाय को कभी देखा नहीं था। तो जब भी बच्चा कभी दूध खरीदा होगा तो उसका अनुभव होगा, तो इसलिए उसको पता होगा कि दूध केवल बूथ से ही खरीदा जा सकता है, दूध बूथ से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा। अगला प्रश्न है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी होती है? ऑप्शन में है पहला, जन्म पूर्व अवधि। दूसरे ऑप्शन में है प्रारंभिक बाल्यावस्था। तीसरा है मध्य बाल्यावस्था और चौथा है किशोरावस्था। तो जो प्रारंभिक बाल्यावस्था में है, इस अवस्था में बच्चा भाषा को बहुत जल्दी सीखता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, प्रारंभिक बाल्यावस्था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों का ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? ऑप्शन में है जॉन वी वॉटसन। दूसरा ऑप्शन है लेव वाइगोत्स्की। तीसरा है जीन पियाजे और चौथा है लॉरेंस कोहलबर्ग। तो जो सामाजिक और सांस्कृतिक की बात करेगा तो उसका आंसर हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की। अगला प्रश्न है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन में है विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना। दूसरा है संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। तीसरा है विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, जो कि बिल्कुल गलत बात है। और आखिरी ऑप्शन में है रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना, ये भी नेगेटिव वर्ड है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। अगला प्रश्न है कि पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? पहला है न्यून अवधान विकार। दूसरा ऑप्शन में है अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता। तीसरा है धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता।
चौथा है एक ही गति विषय कार्य को बार बार दोहराना। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा पठन वैफल्य का मतलब होता है धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। अगला प्रश्न है एक संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से पूर्णतः अलग है, स्वतंत्र हैं, सन्निहित हैं, संबंधित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सन्निहित हैं। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित हैं। अगला प्रश्न है शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं को समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। पहला है एक व्याख्यान देकर। व्याख्यान जो कि निगेटिव वर्ड होता है, कभी भी लेक्चर विधि ये निगेटिव वर्ड है, किसी भी ऑप्शन में आएगा तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा है प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके। कंपटीशन वर्ड ये भी निगेटिव वर्ड है, बच्चों को कंपटीशन जो है एनसीएफ 2005 में कंपटीशन को बिल्कुल भी नहीं रखा है। तीसरा है बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, ये भी गलत ऑप्शन है। अभ्यास बार बार यांत्रिक अभ्यास ये नेगेटिव वर्ड है, यानी कि इसका चौथा ऑप्शन जो भी होगा अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। ऑप्शन में है परिवार एवं पास पड़ोस, दूसरा है परिवार एवं मीडिया, तीसरा है विद्यालय एवं मीडिया, चौथा है मीडिया एवं पास पड़ोस। तो द्वितीयक समाजीकरण जो होता है, द्वितीयक समाजीकरण उसमें है विद्यालय एवं मीडिया। क्वेश्चन नंबर 21 है के मा सी बो सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है। पहले ऑप्शन में है कि वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों, प्रकृति का त्याग करें तथा सीखे कि किस प्रकार अच्छी श्रेणी पाई जा सकती है। दूसरा है कि वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। अगला ऑप्शन है वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सके। और चौथा ऑप्शन में किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे वह सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 वे सामाजिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। क्वेश्चन नंबर 22 है कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है। जॉन डीवी के अनुसार समुचित है। पहला ऑप्शन में है कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। दूसरा है विद्यालयों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। तीसरा है जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है अपितु इसका कर्षण संवर्धन करना चाहिए। चौथा ऑप्शन में कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए न कि सुनना चाहिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 है कि विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि इसके ऑप्शन है पहला ऑप्शन है राष्ट्र में विद्यालयी शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके। दूसरा ऑप्शन में सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। तीसरा ऑप्शन में विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके। चौथा ऑप्शन है विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि वे सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। अगला प्रश्न है बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकी वर्गीकरण अधिगम सामग्री बहुआकलन तकनीकी तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंध है। ऑप्शन में है सार्वभौमिक अधिग्रहण प्रारूप, उपचारात्मक शिक्षण, तीसरा है विभेदित अनुदेशन और चौथा है पारस्परिक शिक्षण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा विभेदित अनुदेशन। और आज का आखिरी प्रश्न 25वां प्रश्न है निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता। इसका ऑप्शन है अंतर्दृष्टि, दूसरा है मानसिक प्रारूपता, तीसरा है मोर्चाबंदी और चौथा है निर्धारण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अंतर्दृष्टि। आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो पर कमेंट भी करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगले वीडियो में हम दूसरे 25 और क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन जल्दी आपको प्रोवाइड करेंगे।